गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यू ऑल्सो हैव टू फाइंड टाइम एंड प्रिपेयर। टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। जब मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, कुछ कहते हैं सर कोरोना चल रहा है, किस तरीके से स्टडी की जाए। कुछ कहते हैं सर टाइम ही नहीं होता है। मेरा कहना ये होगा, प्लीज़ बहाना बनाना छोड़िए और टाइम निकालिए। टाइम किसी के पास में भी नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, आप इजीली वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, बट आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहें, बस सोचते रहें और एग्ज़ाम फाइट हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हार्ड वर्क जो करता है वो निश्चित ही उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए योग्य है, वो कर पाएगा। श्योर, बिलीव मी। सर हम कैसे स्टडी करें, क्या स्टडी करें, समझ नहीं आता। हमने बहुत सारा रिवीजन कर लिया है, हम अब थक रहे हैं, बार बार वही चीज़ें पढ़नी पड़ रही है, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरा कहना ये होगा कि आप क्या करें, सॉल्व करें। जो आपके पास एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उनको आप सॉल्व करते रहें। मीन्स जैसे कि आपकी PR यादव बुक है, उसमें जितने भी आपको मिल जाएंगे कि जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बार बार निकालें। आप देखें, अपना स्कोर देखें, कितना आपसे हो पा रहा है, कितना आपसे नहीं हो पा रहा है। आप जो क्वेश्चंस बार बार गलत कर रहे हैं उनको आप बार बार रिवाइज़ करें, क्यों गलत हो रहे हैं उनका रीज़न ढूंढें, उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करें, उनको अच्छे से कमांड बनाएं, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम अगले से कर पाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कंप्लेंट होती है, सर हमारे नेगेटिव मार्किंग हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, इस वजह से हमारे नेगेटिव मार्किंग होती हैं। तो नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करने का सर एक कुछ तरीका बता दीजिए। तो मेरे पास में या किसी भी सर के पास में आपके लिए इस तरह की कोई जीवन घुट्टी नहीं है। नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए आपको रेगुलर आपको जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप वीक पॉइंट्स को अपनी कमांड बनाते हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग को धीरे धीरे कम कर लेंगे। और हम आगे और डिस्कस करते रहेंगे कि हम किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग को कम करें जिससे आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच पाएँ। ठीक है, दूसरा चीज़ अपन को क्या करना है, नॉर्मली अपना शेड्यूल को मेंटेन करके रखना है। ऐसे नहीं आज पढ़ लिए सर, आज जोश था आज पढ़ लिए, हम 6 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े और रेगुलर तो नहीं पढ़ रहे हैं। आज पढ़ने के बाद में लगातार 10 दिन का गैप देते हैं और उसके बाद में 11वें दिन हम दोबारा से स्टडी कर रहे हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है एक पढ़ने का। अगर आपको रेगुलर स्टडी करनी है, आप एक शेड्यूल मेंटेन कीजिए। मेरे को डेली इतने टॉपिक्स क्लियर करने हैं या इतने आवर्स निकाल रहे हैं, तो वो आप करते रहें। ठीक है, आपका जो है हेल्दी डाइट लें, अच्छा एक्सरसाइज करें रेगुलरली, जिससे आप बीमार न पड़ें। कोरोना का टाइम है, अगर आप हेल्दी हैं तो आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारा रेगुलरली अभी हम स्टडी कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, बिल्कुल एकदम सिरे से स्टार्ट करके हम लास्ट तक इसको कोशिश करेंगे कि लास्ट तक पहुंच पाएँ। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसमें हम जो है सबसे पहले हम इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह हैं वो स्टडी करेंगे। देन इसके बारे में हम स्टार्ट जो डिजीज पोर्शन जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। देन हम एनक्लेक्स क्वेश्चंस मीन्स है कि हम जैसे कि मौसमी क्वेश्चंस हैं, मौसमी वाले हैं, 110 वाले हैं, शॉर्टर क्वेश्चन आंसर वाली जो अलग से बुक आती है उसके क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप रेगुलरली अटैच में रहते हो, श्योरली हम कर पाएंगे। और यही नहीं, हमने अभी जो स्टार्ट किया है वो एक ही सिस्टम नहीं, हम सारे सिस्टम्स को कवर करने वाले हैं। 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट को भी क्लियर करेंगे। अगर आप लोग साथ देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं उनको आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे से डायरेक्टली बाई व्हाट्सअप भी जुड़ पाएंगे अगर आप रेगुलरली विजिट करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सर कैसे हमको स्टडी करनी है, हम आज रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैं आपको वो चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा जो आपको नॉर्मली आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं।
हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके कंपटीशन के मायने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। उन चीज़ों को नहीं करेंगे, उन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं जो नॉर्मली आपको बस आप पढ़ते रहें और वो कोई काम नहीं आए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हम बेस नहीं करेंगे, बेस बिल्कुल भी करेंगे, बट अब जैसे कि नॉर्मली कौन सा टॉपिक है जो आपको प्रॉब्लम करे, जैसे कि नोज है सर, नोज में क्या होता है, नोज की स्ट्रक्चर बताइए, नोज में क्या, वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बेटा। और कौन कौन से पार्ट हैं वो नहीं पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा वो अपन डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, उनके आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन अपना नॉर्मली यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि रेस्पिरेशन जो होता है कितने टाइप का है। तो रेस्पिरेशन अगर बात करें तो जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बातें करके चल रहे हैं, जो नॉर्मली इन्वायरमेंट और हमारे लंग्स के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एटमोस्फियर एंड ब्लड टिश्यू इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी अगर आपको याद करना है एक बार देख सकते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करके चलें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल ऑफ द बॉडी। जब आपका ब्लड में वो गैस जा रही है और जब आपका टिश्यू या सेल तक जाएगी तो सेल के और टिश्यू के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन की कैटेगरी में रख रहे हैं। उसके बाद में आ रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेल के अंदर वो गैस चली गई है और वहां पर उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, जब आपका यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू क्रिएट द एटीपी थ्रू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये याद करने की जरूरत नहीं है किस प्रोसेस के थ्रू उसका यूजेज हो रहा है, वो आपको जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखें कि जब सेल के अंदर किसी चीज को यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसका, तो मतलब ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन कर रहे हैं एटीपी वगैरह प्रोडक्शन करने के लिए, किस प्रक्रिया से हो रहा है उसका फॉर्मेशन एटीपी का, वो आपको लिए मायने की इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इतना याद है कि जब एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है सेल के अंदर, तो जो ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन किया जा रहा है उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हमने रेस्पिरेशन के 3 फॉर्म हैं, वो हमको पता होना चाहिए। पहला है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, मतलब कि अगर हम एनवायरनमेंट से जो एयर को हम कंज्यूम कर रहे हैं और लंग्स और ब्लड तक जो गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इंटरनल मतलब सेल की बातें कर रहे हैं, सेल और जो हमारा ब्लड के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। और दूसरा है सेलुलर, नाम से क्लियर हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब मीन्स सेल के अंदर जो एटीपी का जो प्रोडक्शन के लिए जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप इसको 2 बार रिवाइज करेंगे, इजीली आप इसको सीख जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम, क्या क्या फंक्शंस होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वही आपके फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि मैंने सर ये स्लाइड में दे दिए हैं या फिर आपके एंट्रेक्स में लिखे हुए हैं सर, तो इनको हम लगातार रटने की कोशिश करें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमको प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिज्म इन द टिश्यू। हमने पढ़ा ना अभी कि सेलुलर जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है। तो हम समझ सकते हैं कि जब ऑक्सीजन काम आ रही है मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम काम आ रहा है। तो अब रटने की जरूरत नहीं है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेटाबॉलिज्म में स्पेशली रोल होता है, आप नॉर्मली समझ सकते हैं, बस आपको पता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें बस। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के काम आता है, सेंस ऑफ स्मेल में हेल्पफुल होता है, स्पीच का प्रोडक्शन करता है, एसिड बेस बैलेंस में हेल्पफुल होता है, वाटर बॉडी जो लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। 5th वन इज इसके अंदर मेंटेन द हीट बैलेंस को भी मेंटेन कर रहा होता है। तो आपको अब आपके किसी का डाइट हो रहा होगा सर एसिड बेस बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहा है, ये हम एसिड बेस बैलेंस का आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे इसको अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल होता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी जब हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहता है, कोई डाउट्स रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं हमारे, नॉर्मल फंक्शंस हैं, इनमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं बताता चलूँगा आपको। ठीक है, रिस्क फैक्टर ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्यों दिक्कत हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले स्मोकिंग है सर। स्मोकिंग एक सबसे बड़ा फैक्टर्स होता है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा यूज ऑफ द च्यूविंग टबाको, बहुत सारे लोग हैं गुटखा वगैरह खा रहे हैं लगातार, उसके अंदर माउथ में रख रहे हैं, ये कैंसर का भी रीजन होता है च्यूविंग ऑफ द टबाको वगैरह। ठीक है, एलर्जी हो सकती है, जैसे अस्थमा वगैरह जैसी कंडीशंस हो सकती है, रेस्पिरेटरी फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इलनेस है, चेस्ट इंजरी सर, डायरेक्टली किसी ने इंजरी हो जाए, चेस्ट के अंदर इंजरी हो जाए तो वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी हमारी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड। सर्जरी होती है तो सर सर्जरी होती है तो पेन वगैरह होता है, तो पेशेंट जो है जो
अच्छे से वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, तो कहीं न कहीं उसका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो डिकम्प्रेस हो रहा है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। एक्सपोजर टू केमिकल एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, लगातार हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल जो है ज़्यादा है, या फिर कोई केमिकल्स है वो किसी भी रीज़न से हमारे अंदर चला गया है। जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ कि जैसे दिल्ली वगैरह का रीजन्स है, वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन की वजह से हम वो एयर जो होती है, जो भी पॉल्यूटेड एयर है उसको हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर ले रहे हैं, और वो बहुत सारी हमारे अंदर प्रॉब्लम्स का कारण बने हुए हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़, कुछ डिजीज़ हैं जो कि इनहेरिटेंट होती हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पड़ रही हैं होती हैं, वो भी हम देख सकते हैं। जियोग्राफिक रेजिडेंस और ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री, ऐसे रीजन में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे रीजन में मतलब जियोग्राफिकल रेजिडेंस की बात कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया होते हैं वहाँ पर, जैसे अभी बताया दिल्ली है, तो ये पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया है जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ हम जाएंगे तो चांसेस है कि वहाँ पर रेस्पिरेटरी इलनेस हमको देखने को मिले। तो इसमें कुछ ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने स्लाइड के तौर पे आपको दे दी है कि आप एक बार इसको अच्छे से देख लें, इस वजह से दी है, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉर्मली कि इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या वे हैं कि हम असिस्ट कर पाएँ कि इस बंदे के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज है या नहीं है, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ये सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए हम किस तरीके से उसको डायग्नोस करेंगे। उसके पास हमारे पास में दो तरीके के मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास में होता है नॉन इन्वेजिव मेथड, नॉन इन्वेजिव मेथड होता है। दूसरा हमारे पास में मेथड होता है इन्वेजिव मेथड होता है। एक नॉन इन्वेजिव मेथड होता है, दूसरा अगर बात करके चलें इन्वेजिव मेथड, और एक नॉन इन्वेजिव। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि सर नॉन इन्वेजिव मेथड का मीन्स क्या है, इन्वेजिव मेथड का मीन्स क्या है। तो नॉन इन्वेजिव मेथड वो मेथड होते हैं जिसमें किसी भी तरह का इन्वेजन नहीं कर रहे हैं बॉडी के अंदर, बाहरी तरीके से हम उसको देख रहे हैं, बाहरी तरीके से उसको असेस कर रहे हैं। वो सारे के सारे मेथड क्या कहलाते हैं? नॉन इन्वेजिव मेथड कहलाते हैं। इन्वेजिव मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम बॉडी के अंदर इन्वेज कर रहे होते हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर इन्वेड कर रहे होते हैं, ब्लड सैंपल ले रहे होते हैं, या फिर किसी इस तरह का कुछ भी इन्वेजन कर रहे होते हैं। हम आगे पढ़ लेंगे उसको, देखो जैसे कि नॉन इन्वेजिव मेथड्स। नॉन इन्वेजिव मेथड्स की अगर बात करें तो नॉन इन्वेजिव मेथड्स में, इसमें स्लाइड शायद नहीं डाली है मैंने, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। शायद नहीं है, इसमें स्लाइड नहीं है। ठीक है, हम नॉन इन्वेजिव मेथड्स की बात करेंगे। देखो नॉन इन्वेजिव मेथड्स में क्या आते हैं, जैसे कि आपका स्पूटम स्पेसिमेन ले लेते हैं, बिल्कुल स्पूटम ले लिया हमने, स्पूटम ले लिया साहब, स्पूटम स्पेसिमेन है। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमने एक्सरे कर लिया, एक्सरे आ गया, ठीक है, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया। ये सारे के सारे जो भी मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? नॉन इन्वेजिव है। इसमें आप किसी भी तरह से अंदर नहीं जा रहे पेशेंट के अंदर, उसको क्या नहीं कर रहे हैं आप, इन्वेड नहीं कर रहे हैं। वो सारे के सारे मेथड क्या कहलाते हैं? नॉन इन्वेजिव मेथड कहलाते हैं। सर क्या इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो कंपटीशन है उसमें नहीं रहेगा। कौन से कंपटीशन में नहीं रहेगा? सारे कंपटीशन में, ऑल कंपटीशन में कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मैं आपसे बोल सकता हूँ। जैसे कि स्पूटम की बात करके चलें तो स्पूटम कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए सर, ये हम आगे और भी स्लाइड्स में हम पढ़ने वाले हैं, तो अपना नींदें ख़राब ना करें। ठीक है, स्पूटम का पूरा टॉपिक लेने वाला हूँ मैं, जो फंडामेंटल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर पूरे टेस्ट पढ़ाता हूँ मैं, पूरे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर आपको पूरी तरीके से अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, तो स्पूटम सैंपल में थोड़ा सा इतना याद रख सकते हैं कि स्पूटम जो हम नॉर्मली कलेक्ट करते हैं वो मॉर्निंग टाइम में कलेक्ट करते हैं। जैसे पेशेंट खड़ा होता है तो सबसे पहले हम उसका स्पूटम कल्चर कर लेते हैं, उसको टूथब्रश वगैरह नहीं करने देते हैं, टूथब्रश वगैरह करने के बाद नहीं लेते हैं, टूथब्रश करने से पहले ही हम स्पूटम का कल्चर ले लेते हैं। एक्सरे वगैरह में कोई ज़्यादा स्पेशल याद रखने की ज़रूरत नहीं है सर, हम एक्सरे करते हैं, उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी दिखती है तो उससे हम पता लगा लेते हैं, वही सेम एमआरआई और सेम सीटी स्कैन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एनक्लेक्स पढ़ोगे तो ये नॉर्मल जो टेस्ट देखने को मिलेंगे तो इनको आप नॉर्मली सुपरफिशियली देखना है, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे साथ में आप एनक्लेक्स का जो आपके पास में बुक है उसको आप प्लीज़ रिवाइज करते चलें। जो हमने टॉपिक पढ़ लिया उसको एक बार देखें तो आपके समझ में आएगा क्या हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़े
और आगे हमने देखा कि इसमें सर जैसे कि हम इसमें एक टेस्ट कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है हेड टू टो हम उस पेशेंट को विजुलाइज कर रहे होते हैं, उसको फिजिकल एग्जामिनेशन। पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेड टू टो का कोई मतलब है कि नहीं सर, हमको ओनली लंग्स एरिया है हमारा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एरिया है उसको हमको असेस करना है। तो उसमें हम क्या क्या असेस करते हैं, तो देखो इंस्पेक्शन देखते हैं, पैल्पेशन देखते हैं, परकशन देखते हैं, ऑस्कल्टेशन देखते हैं, ये हम नॉर्मली देख के चलते हैं। तो ये इनका सही क्रम होता है, सही तरीके से, मतलब इनको एक जो क्रम होता है वो यही होता है। इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पैल्पेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं, देन ऑस्कल्टेशन करते हैं। इंस्पेक्शन का मीन्स क्या होता है सर, नॉर्मली बाहर से देख रहे हैं कि कहीं इसके अंदर बॉडी कैविटी जो है कहीं से बाहर दिख रहा है, कहीं गांठ तो नहीं दिख रही है, कहीं किसी तरह का मतलब किसी भी तरह की अबनॉर्मलिटी अगर देख रही है सरफेस पे जो दिख रही है, हम नॉर्मली देख रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाए कि सर इंस्पेक्शन का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंस्पेक्शन, आप क्या समझते हैं इंस्पेक्शन से? तो इंस्पेक्शन से हम दो चीज़ें समझते हैं सर, इसमें हम विजुअलाइज भी करते हैं और स्मेल भी करते हैं। दो काम करते हैं इसमें, विजुअलाइज भी करते हैं और दूसरे इसमें स्मेल भी कर रहे होते हैं। तो विजुअलाइजेशन और स्मेल इन ये दोनों थिंग्स हैं किसके अंदर आएंगे, इंस्पेक्शन के अंदर आएंगे। पैल्पेशन का मतलब होता है हाथ लगा के उसको देखो, जैसे ये कर रहा है पैल्पेशन, नॉर्मली पैल्पेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पैल्पेट कर रहा है। पैल्पेट करके देखते हैं, जैसे कि कहीं उस पेशेंट को जैसे हमने पैल्पेट किया, उसको दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं उसके अंदर उभार वगैरह है या किसी भी तरह की जो अबनॉर्मलिटी हमको फील हो जाएगी उसके अंदर, नॉर्मली पैल्पेट। परकशन का मतलब होता है उसको एकदम हैमर की तरह उसके अंदर हाथ की उंगली से उसको क्या करते हैं, परकशन करते हैं उसको, ठीक है, वाइब्रेट करने की कोशिश करते हैं। ऑस्कल्टेशन का मीन्स होता है उसके अंदर हम किससे कर रहे होते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, स्टेथोस्कोप से उसके जो साउंड्स होती हैं, बहुत सारी साउंड्स होती हैं, अभी बात करेंगे कि रेस्पिरेशन में कौन कौन सी साउंड होती है। आपको अबनॉर्मल साउंड सारी पता है, जैसे कि बीजिंग क्या होती है सर, ठीक है, ये रेल्स क्या होती है, ये सब पता है आपको, ठीक है। बट आपको जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड है, आई थिंक ये आपको पता नहीं होंगे कि नॉर्मली रेस्पिरेटरी साउंड कौन सी होती है। सर हमको तो पता है कौन कौन सी होती है, क्या सुना है क्या कभी रेस्पिरेटरी साउंड के बारे में? हाँ सर सुना तो है, बट आई थिंक हमने लगभग अब नॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड के बारे में ही सुना है मोस्टली। तो हम ये भी पढ़ने वाले हैं, बट नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम पर्टिकुलर इसके अंदर साउंड्स वगैरह फिजिकल एग्जामिनेशन को जब हम 8 to 12 पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको एक 1 by 1 हर टॉपिक को क्लियर करेंगे। बट अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के तवज्जो से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम अभी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे वेसिकुलर होती है, ब्रोंको वेसिकुलर होती है, ब्रोंकियल होती है, वो साउंड नॉर्मल साउंड होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्या ब्रोंकियल होती है, क्या वेसिकुलर होती है, ब्रोंको वेसिकुलर क्या होती है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा तो वहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोबारा डबल हम स्टडी नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, क्या सर यहाँ से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये ऑर्डर पूछता है, ये ऑर्डर पूछता है कि आप एक सही क्रम में बताइए कि सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करते हैं, नॉर्मली देखते हैं, फिर पेशेंट का हाथ लगा के टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा वाइब्रेट करके देखते हैं और लास्ट में फाइनली हम स्टेथोस्कोप से देखते हैं। तो ये सही क्रम होता है। ये ही क्रम आपसे अब्डोमिनल असेसमेंट जब जाता है तो वहाँ भी ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वहाँ पर इसका जो क्रम होता है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका सही ही क्रम क्या है। तो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, मेरे साथ बोल लीजिए एक बार, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये इसका राइट वे होता है। इसी ही ऑर्डर में आप इसको याद रखें, क्योंकि जब हम दोबारा से फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर अप डाउन में इसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्यों उसका सीक्वेंस चेंज होता है। अभी आप इतना नॉर्मली याद रखिए, ठीक है, ये आपके लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद में आते हैं हमारे इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमारे कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि हमको इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं या डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो कि हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं सर, थोरासिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी कर लेते हैं, लंग्स बायोप्सी कर लेते हैं, लंग्स स्कैन कर लेते हैं, एबीजी कर लेते हैं। ये हम लगभग सबके नाम सुने हुए हैं सर। हमारे बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमसे नहीं होते हैं। बेटा इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एबीजी का मशीन है, अब यहाँ से एबीजी मशीन है, मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, अपनी कल की जो क्लास होगी उसमें आपको एबीजी मशीन दिखा दी जाएगी। आपको फोटो याद रहना चाहिए एबीजी मशीन कैसी दिखती है, ठीक है। लंग्स बायोप्सी में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लंग्स बायोप्सी ये जो जितने भी हैं ये कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इंट्राडर्मल में आपको कुछ स्पेशल याद नहीं है, थोरासिंथेसिस में आपको कुछ स्पेशल याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मैं इसको तो थोरासिंथेसिस एक पूरा प्रोसीजर होता है फंडामेंटल के अंदर, जो वहाँ पढ़ेंगे कैसे थोरासिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, ये क्या
डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है या थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स भी होता है, तो ये दोनों के अंदर यूज़ किया जाता है। थेराप्यूटिकली भी हम यूज़ करते हैं, हम इसको डायग्नोस्टिक पर्पज से भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एंजियोग्राफी क्या होती है सर? अपनी नींदें ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। लंग्स बायोप्सी क्या होती है? इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है। इतना से याद रखना है, बायोप्सी का मतलब होता है किसी भी टिश्यू से हम उसका छोटा सा पार्ट काट के ले रहे हैं, तो उसको हम विजुलाइज करेंगे। मोस्टली कैंसर जो होता है उस पेशेंट के लिए जो बायोप्सी होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो अगर बात करें कन्फर्मेटिव जो टेस्ट होता है किसी भी कैंसर का, वो बायोप्सी ही होती है। तो लंग्स कैंसर वगैरह जो होते हैं तो बायोप्सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट आपसे कुछ ज़्यादा इसकी इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जानेगा एग्जामिनर, बस नॉर्मली सुपरफिशियली जानता है, पूछता है आपसे। एबीजी के बारे में बात करें तो एबीजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एबीजी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या पूछता है? अब देखो, एबीजी जब करते हैं तो इसके एबीजी की फुल फॉर्म, मैंने एक बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया कि एबीजी में ब्लड सैंपल कहाँ से लेते हैं। मैंने ऑप्शन दिया उनको, कैपिलरीज से लेते हैं सर, दूसरा दिया वेन से लेते हैं, तीसरा उनको दिया आर्टरी से लेते हैं, चौथा दिया नन ऑफ द वो। कुछ बच्चे वेंस कर रहे हैं, कुछ कैपिलरीज कर रहे हैं, कुछ आर्टरीज कर रहे हैं, जबकि उसमें लिखा हुआ है आर्टेरियल ब्लड गैस सैंपलिंग। तो आर्टरी से ही ले रहे हैं ब्लड। कहाँ से ले रहे हैं? आर्टरी से ही ब्लड ले रहे हैं, ठीक है। देखो, कभी भी हम आर्टरी से जब हम आर्टरी से ब्लड लें तो ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर आपको कभी भी सक्शनिंग नहीं करनी है उस पेशेंट को, क्योंकि जब सक्शनिंग करेंगे उस पेशेंट के अंदर, तो सक्शनिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, पेशेंट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो गया तो हम ब्लड सैंपल लेंगे तो उसमें भी ऑक्सीजन का लेवल कम आएगा, तो हमारा जो रीडिंग आएगी, एबीजी की जो रीडिंग आने वाली है वो फॉल्स आएगी। तो इस वजह से कभी भी हमको सक्शनिंग नहीं करनी चाहिए जस्ट बिफोर एबीजी सैंपल कलेक्शन, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, जब भी आप एबीजी सैंपल लें तो आप कौन सी सिरिंज यूज़ करनी चाहिए? हेपेरिनाइज्ड सिरिंज यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड, इसकी वैल्यूज़ की बात करके चलें, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इनको तो आप अच्छे से रट लें, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। कैसे सर? जब भी हम एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे ये वैल्यू हमारे काम आने वाली है। एबीजी नॉर्मल पूछा जाता है तो हमारे काम आने वाली हैं। जब हम ऑक्सीजन थेरेपी एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये काम आने वाली है, तो ये हमको याद होना चाहिए। पीएच नॉर्मल, हमारी बॉडी की जो पीएच होती है 7.35 टू 7.45 होती है, ठीक है। इससे कम ज़्यादा होती है तो एसिडोसिस हो जाता है, एल्कोलोसिस हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। बट अभी आप इतना ध्यान रखिए कि नॉर्मल ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.35 टू 7.45 होती है। जो हमारा PCO2 का लेवल जो होता है, ये सॉरी गलती से PO2 लिख दिया है, बट ये PCO2 है, ठीक है। 35 टू 45 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। SCO3 की नॉर्मल वैल्यू जो होती है 22 से 27 होती है। और जो PO2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 80 टू 100 mm ऑफ Hg होती है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर नॉर्मली ऑक्सीजन के जो मेथड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपको यूज़ किए जाते हैं? तो बहुत सारे मेथड हैं ऑक्सीजन डिलीवरी के, जैसे हम कैन्युला यूज़ करते हैं, कैथेटर यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डिलीवरी के बहुत सारे मेथड हैं। इंडोट्रेकियल ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के माध्यम से भी हम ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को। पर अब नॉर्मल मास्क के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि नॉर्मल मास्क में कौन कौन से मास्क होते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा ये कौन सा मास्क है। देखो आजकल फ़ोटो आ सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको फ़ोटो देख के बताइए कि ये क्या है। तो ये नॉर्मल हमारा ऑक्सीजन फेस मास्क है। अच्छे से देख लें, यहाँ पर इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं, ये ओपनिंग होती है इसके अंदर, देख लें दोनों साइड होती है इसके अंदर, इधर भी है और इधर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क है, देख लें अच्छे से। क्वेश्चन बहुत काम का है सर, ये तो हमको सबको आता है। बेटा जब आगे जाएंगे तो नहीं आएंगे मास्क, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये आया, तो अगर मैं जूम करूँ इसको, जूम नहीं होगा इससे। देखो ये हमारा अगर इस तरीके की अगर मास्क के अंदर, अगर किसी भी फेस मास्क के अंदर, ऑक्सीजन मास्क वाले के अंदर अगर इस तरह की अगर आपको ट्यूबिंग अटैच दिख रही है, इसका मतलब ये कौन सा मास्क है? वेंचुरी मास्क है। और इसके अंदर यहाँ पर आप देखें, जहाँ मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये मार्किंग देखें, ये अलग अलग कलर कोडिंग की देखने को मिलती है। जैसे कभी ये देखने को मिलेगी, कभी ये देखने को मिलेगी, कभी ये तो ये अलग अलग साइज को इंडिकेट करने का काम करती हैं। तो जब ऐसी ट्यूबिंग हमको दिखेगी, ऐसी ट्यूबिंग दिखते ही हम क्या करेंगे, ये वेंचुरी मास्क है हमारा। क्या है ये? वेंचुरी मास्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर बातें कर रहे हैं तो ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। हमारा ये कौन सा था? सिंपल फेस मास्क। ये कौन सा है? वेंचुरी मास्क। थर्ड वन इज
ये देखेंगे हम नॉर्मली जब इसके अंदर कोई अलग से एक बैग अटैच दिख जाए आपको, मास्क है और उसके अंदर आपको बैग अटैच दिख जाए तो वो हमारा होता है ब्रीथर लगाएंगे उसके अंदर। एक नॉन रीब्रीथर होता है, एक पार्शियल रीब्रीथर होता है। दो प्रकार के मास्क होते हैं, एक नॉन रीब्रीथर होता है, एक पार्शियल रीब्रीथर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है, उनको तो नॉर्मली पहचान लेते हैं लोग कि वेंचुरी मास्क है, सिंपल फेस मास्क है, उनमें तो आराम से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, बट इनमें कंफ्यूजन होता है। देखो ये एक्सलेशन जो पोर्ट दिख रहा है आपको, अगर ये बंद है तो मतलब नॉन रीब्रीथर है। कौन सा है? नॉन रीब्रीथर है। बट अगर ये ओपन है, अभी तो ये बंद दिख रहा है आपको, अगर ये ओपन है दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल ये ओपन, जैसे सिंपल फेस मास्क में भी मैंने बताया था कि वहाँ पर ओपनिंग होती है और उससे अगर आपने बैग कनेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ओपनिंग है और बैग कनेक्ट है, उसको तो पार्शियल बोलेंगे। बट वो ओपनिंग अगर किसी भी तरीके से फ्लैप लगा के उसको अगर बंद कर दिया जाए तो वो कौन सा बन जाता है? नॉन रीब्रीथर मास्क बन जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे सर कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? आप डोंट वरी, हम आगे जैसे जैसे जाएंगे उनको हम कंठस्थ करते जाएंगे। बट नॉर्मली आप समझें कि हम जो पढ़ना चाह रहे हैं उसको समझे पहले, कि हम इनके फोटो को पहले अलग करना चाह रहे हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बिल्कुल बंद है, बंद है मतलब नहीं है, मतलब नॉन रीब्रीथर मास्क बोलेंगे, और इसके अंदर ये बैग लटका हुआ है तो ठीक है। और अगर ये बैग के साथ में अगर ये ओपनिंग खुली हुई है, और बैग लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल रीब्रीथर मास्क बोलने वाले हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। उसके बाद में ये टी पीस होता है जो वेंटिलेटर वगैरह में, ट्रेकेस्टोमी वगैरह में कनेक्ट करने के काम आता है। अगर इधर कनेक्शन नहीं है तो उसको हम एल पीस बोल देते हैं। रिजर्वायर ट्यूब है, क्योंकि रिजर्वायर बैग लगा देते हैं, यहाँ पर रिजर्वायर बैग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेना है। तो अभी ये नॉर्मली हमने कौन कौन से पढ़े, इनको एक बार आप रिवाइज करें तो देखो, हमने ये पढ़ा, ये सिंपल फेस मास्क पढ़ा। इसके अंदर अगर ये ट्यूबिंग लगी होती है इसको हम वेंचुरी मास्क बोल देते हैं। अगर यहाँ पर ओपनिंग बंद है और ये बैग लगा हुआ है तो इसको नॉन रीब्रीथर मास्क बोलेंगे। अगर ओपनिंग खुली हुई है पार्शियल रीब्रीथर मास्क बोलेंगे। ये आपको टी ट्यूब दिख रही है, ये रायपुर एम्स में पूछा हुआ आया था 2017 वाले पेपर में, ठीक है। तो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक बार हम मोटा मोटी रिवाइज करेंगे जो आपको देखना है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, नॉर्मली देखें। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव दो तरह के डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं। नॉन इन्वेजिव में वो प्रोसीजर्स आते हैं जिनके अंदर आपको किसी भी तरह के इन्वेजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे हम स्पूटम कलेक्शन करते हैं, कब करते हैं? मॉर्निंग में करते हैं। उससे पहले किसी भी तरह की चाय कॉफ़ी वगैरह फूड वगैरह नहीं लेना होता है, ना ही उसको किसी भी तरह का माउथ वॉशिंग वगैरह करनी होती है, टूथपेस्ट वगैरह नहीं करना होता है, ठीक है। दूसरा जैसे पल्स ऑक्सीमेट्री है, नॉर्मली ऑक्सीजन सेचुरेशन हम लोग पता लग गया था कि इस पेशेंट के अंदर फॉल डाउन हो रहा है, सेचुरेशन फॉल डाउन हो रहा है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो रहा है, ये भी नॉर्मल हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करके चलें तो इसका जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है। इंस्पेक्शन हो सकता है, पेल्पेशन हो सकता है, परकशन हो सकता है, ऑस्कल्टेशन हो सकता है, याद रखना है, ये कंपलसरी है, ये पूछा जाता है। इंस्पेक्शन में हम नॉर्मली दो सेंस यूज़ कर रहे होते हैं, एक स्मेल वाला सेंस यूज़ कर रहे होते हैं, एक विजन सेंस यूज़ कर रहे होते हैं। पेल्पेशन हम नॉर्मली उस पेशेंट को टच कर रहे होते हैं जिसमें हम उसकी अबनॉर्मलिटी को असेस कर रहे होते हैं। परकशन में जैसे वाइब्रेशन वाला मेथड्स है उसके द्वारा उसकी साउंड सुनी जा रही है कैविटी की, हम इनको देखेंगे कौन कौन सी साउंड कहाँ कहाँ आती हैं, बट अभी टेंशन ना लें, बस इतना याद रखें। ऑस्कल्टेशन की बात करें तो हम जो नॉर्मल बिना परकशन के जो साउंड आ रही है, एक तो जब हम टच करेंगे एक वाइब्रेट करने के लिए हम अंगुली से मार रहे हैं और उसके बाद में आवाज़ जो आ रही है वो तो होती है परकशन, और जो हम नॉर्मली ऑस्कल्ट कर रहे हैं, नॉर्मल बॉडी साउंड को जो सुन रहे हैं वो होती है ऑस्कल्टेशन होती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करके चल रहे थे कि इन्वेजिव में सबसे इंपॉर्टेंट था जो था हमारा आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस था। इसकी फुल फॉर्म, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ABCD बोलते हैं। कहाँ से ब्लड कलेक्ट करते हैं? तो हम आर्टरी से ब्लड कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन सी सिरिंज यूज़ करते हैं? हेपेराइज सिरिंज यूज़ करते हैं। दिल्ली एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं? तो PS इसकी 7.35 टू 7.45 होती है। PCO2 का जो वैल्यू होती है 35 टू 45 होती है। SCO3 की जो वैल्यू होती है 22 से 27 होती है, और PO2 की वैल्यू जो होती है 80 से 100 होती है। इतना याद रखें, ठीक है। दूसरी लंग्स बायोप्सी, बायोप्सी कब करते हैं? जब हमारा कोई कैंसर वगैरह होता है तो नॉर्मली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, और कैंसर का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो भी बायोप्सी होती है। बस इतना याद रखें आपको, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। जितना बता रहा हूँ वो बहुत आपके लिए सफिशियंट है। फिर हमने कुछ मेथड्स देखे कि ऑक्सीजन डिलीवरी के कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट उनमें से हम जो हमारा मास्क होते हैं, मास्कों को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा मास्क दिख रहा है? तो ये सिंपल फेस मास्क, सिंपल ऑक्सीजन मास्क दिख रहा है। ये हमारा वेंचुरी मास्क दिख रहा है अगर ट्यूबिंग कनेक्ट है तो। और अगर इसके अंदर बैग कनेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? या तो ब्रीथर बोल देते हैं, या अगर बंद है तो नॉन रीब्रीथर बोलते हैं, और अगर ये खुला है, ये ओपनिंग खुली हुई है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? पार्शियल रीब्रीथर मास्क बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? टी पीस बोल सकते हैं, टी ट्यूब बोल रहे हैं, टी पीस बोल रहे हैं। ये अगर इधर आगे कनेक्ट नहीं है तो इसको एल ट्यूब भी बोल देते हैं। ये तो देखो आगे जिसका चल रहा है इस तरह, बट इसमें बंद हो गया है, यहीं काफ़ी क्लोज हो गया, तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं।
लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग लगातार इसको वॉच करते हैं इस चैनल को, तो आपके लिए लगातार इसमें वीडियो डालते रहेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे कल हम। प्लीज़ इसको आप एक बार एनक्लेक्स से पढ़ के आएँ। आपके सारे एनक्लेक्स के डाउट्स हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, आप टेंशन ना लें, सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, यहीं पर क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगा। बट आप पढ़ के आएँ बस। थैंक यू सो मच।